नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। बिहार में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बेगूसराय में रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सालों से एनडीए की सरकार रही है, लेकिन जनता के लिए क्या किया। अब चुनाव आते ही कह रहे हैं लो 10,000 रुपए। उन्होंने लोगों से अपील की कि पैसा लो लेकिन वोट मत दो, वोट बिकने मत दो। वहीं गोपालगंज में अमित शाह ने जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,41,00,000 जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। शाह ने यह भी कहा कि अगर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो किसानों के लिए नई कैश योजना शुरू की जाएगी। बिहार चुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दरभंगा पहुंचे और महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि वह सिर्फ उनका चेहरा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, जैसे एमपी और महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार में बीजेपी को हार मिलेगी। मुस्लिम वोटरों पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि मुस्लिम समाज जानता है कि धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के लिए किसे वोट देना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी की बी टीम, सी टीम और पी टीम सबको हराएगी और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत अमार सोनार बांग्ला को लेकर असम में नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में 74 वर्षीय विधुभूषण दास ने भाषण से पहले इस गीत की 2 पंक्तियां गाईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने का आरोप लगाया। यह गीत टैगोर ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में लिखा था, जब अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर बंगाल को बांटने की कोशिश की थी। उस समय यह गीत स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन गया था। बाद में 1975 में यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। टैगोर ने इसमें बंगाल की धरती, संस्कृति और लोगों के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि टैगोर का यह गीत सांस्कृतिक एकता और मानवता का प्रतीक है, न कि सीमित राष्ट्रवाद का। विडंबना यह है कि बंगाल की एकता के लिए लिखा गया यह गीत आज उसी धरती पर विवाद का कारण बन गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को हुई भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने से हुआ। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कासीबुग्गा मंदिर में भगदड़ से हुई मौतों से दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उम्मीद है कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे। इस हादसे ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह भीड़ प्रबंधन की बड़ी चूक मानी जा रही है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के अनुसार सामिया को 97.66% वोट मिले। बुधवार को हुई वोटिंग में 3.76 करोड़ मतदाताओं से करीब 3.2 करोड़ लोगों ने वोट डाले, जिनमें से 3.19 करोड़ वोट सामिया के पक्ष में गए। यह जीत ऐसे समय में आई है जब देश के कई हिस्सों में हिंसा और अशांति फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक चुनावी हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं। इंटरनेट सेवा ठप होने के कारण मृतकों की सही संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हिंसा के पैमाने को छिपाने की कोशिश कर रही है। यूनेस्को ने शुक्रवार को लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। इस घोषणा के साथ लखनऊ अब दुनिया के खाने के लिए मशहूर 70 शहरों की सूची में शामिल हो गया है। इससे पहले हैदराबाद को भी इस सूची में जगह मिल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लखनऊ के स्वाद और परंपरा की तारीफ करते हुए लिखा कि गलौटी कबाब, अवधी बिरयानी, चाट, गोलगप्पे और मक्खन मलाई जैसे व्यंजन लखनऊ को खाने के शौकीनों के लिए एक जन्नत बनाते हैं। यूनेस्को की यह मान्यता लखनऊ की अवधी खानपान संस्कृति और उसकी सदियों पुरानी पाक परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देती है। यह उपलब्धि न केवल शहर के खानपान बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई पहचान दिलाएगी। दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि गोली पैर में लगी जरूर थी, लेकिन वह आर पार निकल गई थी और वह जानलेवा नहीं थी। डॉक्टरों की टीम के मुताबिक शरीर पर कई जगह चोट और जख्म के निशान भी पाए गए हैं। दुलार चंद यादव की 30 अक्टूबर को हत्या उस वक्त की गई थी जब वो प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए मोकामा में प्रचार कर रहे थे। मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि मौत का कारण आंतरिक चोटें और फेफड़े का फटना है, गोली लगना नहीं। जो जानकारी दुलार चंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने दी है, वैसा ही कुछ बयान पुलिस ने भी दिया था। पुलिस के मुताबिक मृतक को पहले पैर में गोली मारी गई और इसके बाद उन्हें वाहन से कुचल दिया गया। हालांकि अब मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच मोकामा में हुई हिंसा को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी निंदा की है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग से पूछा कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हैरानी की बात है कि 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ कैसे घूम रहा था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के गवाह मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन चुप है और जांच शुरू नहीं हुई। तेजस्वी ने सवाल उठाया, आखिर इन गुंडों को बचाने वाला कौन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं जारी रही तो यह बिहार के चुनाव की पारदर्शिता और लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती हैं। जबलपुर में आयोजित अखिल भारतीय बैठक में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संघ पर 3 बार बैन लगाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन समाज ने संघ को पूरी तरह स्वीकार किया है। होसबोले ने बताया कि आरएसएस की वर्तमान में 8,399 शाखाएं एक्टिव हैं और जनजातीय इलाकों में विस्तार पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि संघ 86,000 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन करेगा ताकि समाज में एकता और स्वदेशी विचार को बढ़ावा मिले। मणिपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि अब स्थिति में सुधार हो रहा है और नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा घटी है। होसबोले ने धर्मांतरण को एक साजिश बताते हुए जागरूकता फैलाने की भी जरूरत बताई। उन्होंने बंगाल की स्थिति, जनसंख्या असंतुलन और घुसपैठ पर चिंता जताई और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरएसएस पर कड़ा हमला करते हुए कहा था कि देश में कानून व्यवस्था की समस्याओं के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि देश में अधिकतर समस्याएं भाजपा और आरएसएस के कारण हैं, इसीलिए इन पर बैन लगना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच एक बार फिर तीखा वाक युद्ध छिड़ गया है। शर्मा ने शुक्रवार को गुवाहाटी में दावा किया कि गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं और उन्हें विदेशी ताकतों ने भारत में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दावे झूठे हैं तो गोगोई उन पर मानहानि का मुकदमा करें। शर्मा ने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं और सही समय पर वे कार्रवाई करेंगे। वहीं गोगोई ने शर्मा के बयान को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जब असम अपने प्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक मना रहा है, तब मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी बेहद अनुचित है। गोगोई ने एक्स पर लिखा कि शर्मा की यह प्रतिक्रिया सत्ता खोने के डर को दिखाती है। बता दें कि जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले शुक्रवार को असम और देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार पर कन्नड़ भाषा की अनदेखी और हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में राज्योत्सव दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक केंद्र को 4.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व देता है, लेकिन बदले में बहुत कम राशि मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर अनुदान दिए जा रहे हैं, जबकि कन्नड़ सहित अन्य भाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। सिद्धरमैया ने चेतावनी दी कि अंग्रेजी और हिंदी पर निर्भरता बच्चों की रचनात्मक और मातृभाषा से जुड़ाव को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उन्होंने शुरुआती शिक्षा में मातृभाषा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने की मांग की और कन्नड़ लोगों से कन्नड़ विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीट की महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। यह कदम जनता और राजनीतिक दलों के दबाव के बाद उठाया गया। मृतक डॉक्टर 23 अक्टूबर को सतारा के फलटन इलाके के एक होटल में फंदे से लटकी मिली थी। उनकी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल पडाने पर रेप
और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बाणकर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप था। दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। परिवार ने पोस्टमार्टम में गड़बड़ी और राजनीतिक दबाव के आरोप लगाए थे। अब मुख्यमंत्री ने डीजीपी को एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने यह कदम देर से उठाया और जांच निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि आरोपी खुद पुलिस अधिकारी है और एसआईटी भी पुलिस विभाग के अधीन है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।